आज मिडिल क्लास के पास इतना पैसा है, इतना सेफ्टी नेट है कि दे कैन अफोर्ड टू नॉट वर्क फॉर अ वाइल। जैसे यूएस वगैरह में लोग गैप ईयर लेते हैं, पढ़ाई के बाद एकदम नहीं घुस जाते। मुझे लगता है आज इंडिया में लोग वो कर सकते हैं। हर तीसरे दिन मैं गिव अप करना चाहता हूँ, थक जाते हो, फिर मैं गिव अप तक पहुँचता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि ये गिव अप कर देगा, फिर करेगा क्या। तो सबसे पहले तो मैं गया था केरला। मेरे को एक रोमांटिक सा आइडिया था कि भाई हम अपना खाना उगाएंगे, जमीन से जुड़ी हुई जिंदगी। बड़े सारे वेट्स होते हैं, नॉन वेज खा लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, पर यूथनेशिया में बिदक जाते हैं, नहीं हम किसी को मार नहीं सकते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि एक्सपेंड करेंगे पीपल फार्म को? स्वागत है आपका एक और जबरदस्त एपिसोड में। आज हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ही खास है। वी हैव एन वेरी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी विद अस। ही इज समवन हु लेफ्ट द अमेरिकन ड्रीम और हिमाचल के एक छोटे से गाँव में बहुत ही कंपैशन के साथ उन्होंने अपना काम शुरू किया और आज दुनिया में उनका नाम है। आज हमारे साथ हैं पीपल फार्म के को फाउंडर मिस्टर रॉबिन सिंह। इस एपिसोड में हमने बात करी है कि कैसे 18 से 22 साल की उम्र में जो कन्फ्यूजन्स होती हैं एक इंडिविजुअल को, उससे कैसे डील करना है, सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे लाया जाता है, उसके बारे में हमने बात करी है। और हमने पीपल फार्म की पूरी जर्नी को कवर किया है कि कैसे उन्होंने अपना अमेरिकन ड्रीम छोड़ा और वापस इंडिया आए और एक हिमाचल के छोटे से गाँव कांगड़ा में उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं हमारा जो बेस है वो और स्ट्रॉन्ग होता है और हम और बड़ी इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनको इस चैनल पे ला पाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैच्योर कॉन्वो पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? गुड। मैंने कभी सोचा नहीं था मैच्योर कॉन्वो मुझे बुलाया जाएगा। इज सच एन ऑनर टू हैव यू। पीपल फार्म के बारे में मुझे 3-4 साल पहले पता चला था। मुझे धीरे धीरे क्यूरियोसिटी हुई कि क्यों एक इंडिविजुअल जो है वो कॉर्पोरेट, जिसको हम अमेरिकन ड्रीम कहते हैं आज के टाइम में, वो लाइफ परस्यू कर रहा है और अमेरिका में वेल सेटल्ड है, ही इज गेटिंग एवरीथिंग जो कि एक इंडिविजुअल को आज की डेट में चाहिए, लेकिन फिर भी वो इंडिया है। और कैसे उनका जो माइंडसेट क्या था बेसिकली, उसके बारे में मुझे जानना था। आपकी जर्नी के बारे में हम बाद में बात करेंगे भैया। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप खुश हैं? हाँ, आई मीन डिपेंड करता है कि आपकी खुशी की क्या परिभाषा है। जो मेरी आज की परिभाषा है, मैं खुश हूँ। हो सकता है कोई कहे कि भाई ये तो बोरिंग है इसकी लाइफ, ऐसा भी हो सकता है ना। एंड दूसरा मुझे लगता है कि ये कहना ना कि मैं खुश हूँ, ये एक शॉर्टकट सा है जो मिसलीडिंग हो सकता है। आई मीन किसी को ये लग सकता है कि भाई 24 घंटे में एक एक्सटेसी वाली स्टेट में हूँ। इट्स मोर लाइक कि लर्निंग अ स्किल। लाइक जब व्हेन आई से कि भाई मुझे समझ में आ गया हैप्पीनेस क्या है, तो हैप्पीनेस इज लाइक लर्निंग अ स्किल। जैसे आप साइकिल चलाते हो जी, तो आपको आ गई, पर ऐसा नहीं कि कभी आप गिर नहीं सकते। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चीज़ स्किल को पॉलिश करते रहोगे तो आप मेंटेन करके रखोगे बैलेंस को, वरना ये बैलेंस खराब हो सकता है। हाँ, खुशी से ही मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी। मैं खुश नहीं था, जो आप कह रहे हो ना अमेरिकन ड्रीम और वो सब, उसमें मैं खुश नहीं था। मैं भारत आया खुशी खोजने के लिए, आज मैं खुश हूँ। लेकिन इसमें मैं 1-2 डिस्क्लेमर ये दूंगा कि भाई एक मेरी खुशी की परिभाषा हो सकता है आपकी खुशी की परिभाषा से फर्क हो। मेरी खुशी की परिभाषा ये है कि एब्सेंस ऑफ सफरिंग। फिजिकल सफरिंग नहीं है, इमोशनल सफरिंग नहीं है, एग्जिस्टेंशियल सफरिंग नहीं है, मैं खुश हूँ। दूसरा ये कह देना मैं खुश हूँ, ऐसा मतलब एक शॉर्टकट टाइप है। अब ऐसा नहीं है कि हर पल बस मैं खुशी में ही हूँ। मुझे लगता है कि हैप्पीनेस स्टेट से ज्यादा एक स्किल है। जैसे साइकिल चलाना एक स्किल होता है, आपको आ गया, अब आप साइकिल चला पा रहे हो, लेकिन डजंट मीन कि कभी आप गिर नहीं सकते। भाई जितना एक्सपीरियंस सवार होगा उसके गिरने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे, है ना। एक हम खुशी की बात कर रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल सक्सेस का उस चीज में कितना ज्यादा रोल है? काफी बड़ा योगदान रहा है, पर बिकॉज फाइनेंस का बहुत बड़ा योगदान है डजंट मीन कि आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। क्योंकि ना देखो, ये है कि अगर आपके पास खाने को पैसा नहीं है, आप किराए का पैसा नहीं दे सकते, आपके लिए खुश होना मुझे लगता है मुश्किल है, असंभव ही है। चलो उतना पैसा आपका चला है, लेकिन आपको हर समय यही लग रहा है कि यार मैं नौकरी पे नहीं जाऊंगा तो मेरा खाना किराया रुक जाएगा। वो जो फियर है वो भी आपको खुश नहीं रहने देता। तो एक तरफ आप अपनी जरूरतें इतना कम कर लो कि आपको कम पैसा चाहिए, दूसरी तरफ आप अपने इनकम सोर्सेज ऐसे कर लो भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट से कर लिया, थोड़ा पार्ट टाइम से आपको इतना पैसा आ जाए कि वो कम पैसा आपका निकल गया। है ना। तो तब आप थोड़ा टेंशन फ्री हो सकते हो, और तब ये नहीं है कि ये कोई अब आपकी गारंटी होगी कि आप खुश हो जाओगे। है ना। हमें से बहुत से लोग आजादी झेल ही नहीं पाते। हाँ, कईयों को यूज टू इतने ज्यादा होते हैं काम करने के, बिजी रहने के, जब वो फ्री रहते हैं क्या करें। हाँ, है ना। पर वहां पे आके वो एक जंक्चर है जहां पे आप खुश हो सकते हैं।
आपकी एक ट्रांजिशन रही, आप यहाँ से अब्रॉड चले गए, फिर आप वापस इंडिया आए, तो सर उसमें आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा था? उनका आपको जो डिसीजन था दिल्ली से वापस यहाँ पे हिमाचल आने का और एक फार्म स्टार्ट करने का, तो वो आप में आपकी जो फैमिली थी उसका सपोर्ट कैसा रहा आपके इस डिसीजन में? देखो, यूएस जाने में तो ऐसा कोई वो नहीं था। पिताजी खुश थे, उनको यही लगता था कि वो साइंटिस्ट थे, उनको लगता था कि भाई ये कुछ नहीं करेगा। तो यूएस चला गया, एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल मिल गई ना आपको समाज की कि चलो भाई लड़के ने कुछ कर लिया, तो वो इस बात से खुश थे। ठीक है जी। अब जब वापस यहाँ पे आया तब पिताजी नहीं थे, मम्मी थी और शिवानी थी। हाँ जी। और दोनों ही नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ पे आऊँ, मतलब कि हिमाचल, यहाँ गाँव आ जाऊँ। मम्मी का तो ये था कि भाई रैशनली वो समझ रही थी कि मैं क्यों कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। इमोशनली उनको था कि भाई मैं कैसे मैनेज करूँगा, है ना। शिवानी भी आई थिंक रैशनली तो समझ ही रही थी, पर इमोशनली उसको भी दिक्कत था। पर मेरे को यही था कि देखो, मेरे को ये करना है जो मैं कर रहा हूँ, है तो डिफिकल्ट, गिल्टी भी फील कर रहा था मैं, पर उनके पास चॉइस थी कि वो यहाँ आना चाहते हैं। हाँ भैया, अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी से, फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्कूलिंग से। अगर मैं बात करूं कि आपकी स्कूलिंग किस चीज़ में रही, उस टाइम पे आप क्या करना चाहते थे और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे डेवलप हुई चीज़ें? यार मेरे पास ना कभी कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं ये करना चाहता हूँ। देखो, घर में हमारी चीज़ें ठीक नहीं रहती थी, तो उसमें मेरे को लगता है अब मैं आई कैन लुक बैक एंड से कि जैसे आप सर्वाइवल मोड में होते हो, आपको होता है यार आज का दिन बस कट जाए, घर में कोई कलेश ना हो। अच्छा, ऐसा होता है। तो कोई ऐसी सोच नहीं थी। हाँ, जब 11th में थे, अब मेरे सारा जो फ्रेंड सर्कल था उसमें एक और लड़का मिडिल क्लास था, बाकी सारे अच्छे बिजनेस फैमिलीज से लड़के थे। तो थोड़ा ये था कि यार इनके तो बिजनेस हैं, हम क्या करेंगे, पैसा अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा। हाँ, एक थोड़ी बहुत टेंशन थी। पर वो यही था कि भाई पैसा आ जाए, थोड़ा बहुत अपना काम चलता रहे, ऐसे कोई बड़ी एस्पिरेशंस नहीं थी। पहली बार जब मेरे को गोल अगर मैं कहूँ लाइफ में मैंने एक बनाया, तो वो यूएस जाके बनाया, जब मुझे नौकरी करनी पड़ी कि यार मुझे नौकरी नहीं करनी। अच्छा, उस टाइम पे गोल आपका ये था? हाँ, वो लाइफ में मेरा पहला ही वो गोल था, उससे पहले कोई गोल नहीं था मेरा। तो उसके बाद आपका डिसीजन क्या, ऐसा डिसीजन, ऐसी क्या चीज़ें हुई जो आपको इंडिया वापस लेके आई यूएस जाने के बाद? यार जो मेरा गोल था, क्योंकि वो 24 घंटे वाला गोल था ना कि मेरे को 24 घंटे अपने फ्री चाहिए, तो 25वां घंटा होता नहीं, तो मैं रुक गया। अभी मैंने मान लो ये गोल बनाया होता कि मुझे XYZ गाड़ी चाहिए या मुझे XYZ बंगला चाहिए, तो फिर वहां पहुंच के मैं उसको थोड़ा और बड़ा कर देता। मुझे 2 गाड़ियां चाहिए, मुझे 25 मोटर बाइक चाहिए। अभी 24 घंटे का 25 होता नहीं। तो अगेन अब उस समय ये नहीं समझ में आता, बाद में अब मैं क्लैरिटी से देख सकता हूँ कि हाँ, क्योंकि 24 घंटे के बाद मैं रुक गया, उसके बाद तो कुछ और है ही नहीं। हाँ, तो मैं उस स्टेज में पहुंच गया जहाँ पे मैं अनहैप्पी था। वहां पे मैंने, जिसे मैं अब एग्जिस्टेंशियल सफरिंग कहता हूँ, वो एक्सपीरियंस करी। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में जो सबसे ऊपर आती है। यार मैंने वो ट्रायंगल देखा है, मुझे देखो उसमें पता नहीं क्या क्या होता है, पर मैं एक बड़ी जट की बात करूं तो सिंपल सी बात है कि हमारा ब्रेन इसीलिए इवॉल्व हुआ है ना कि हम अपना खाते रह सकें और अपना फिजिकल इमोशनल नीड हमारी पूरी होती रहे। अब वो पूरी हो गई तो आपका ब्रेन अब कहेगा अब मैं क्या करूं। वो एग्जिस्टेंशियल सफरिंग को वो चीज जन्म देती है। ओके, देन यू डिसाइडेड कि अब चलो लेट्स गो बैक टू इंडिया और वहाँ पे फिगर आउट करते हैं। हाँ। ओके, इंडिया आप आ गए, उसके बाद व्हाई दिस सेक्टर, मतलब अगर हम बात करें फार्मिंग और वो भी हिमाचल में, क्योंकि आप शुरू से बोर्न ब्रॉट अप दिल्ली में थे, उसके बाद आप यूएस गए, तो हिमाचल आने का क्या मेन रीजन था? देखो, दो पैरेलल ट्रैक्स थे। जब मैं आया ना इंडिया, तो मैं तो ढूंढ रहा था कि खुश कैसे होते हैं। आई डिडंट हैव अ प्लान कि मुझे सर्विस करनी है, सर्विस एज इन पशुओं की मदद करनी है या कुछ ऐसा करना है। तो सबसे पहले तो मैं गया था केरला। मेरे को एक रोमांटिक सा आइडिया था कि भाई हम अपना खाना उगाएंगे, जमीन से जुड़ी हुई जिंदगी। अब मैं जब गया केरला, मैंने देखा कि यार यहाँ तो ये तो बड़ा मेहनत वाला काम है, वो खाना उगा रहा है, सारा टाइम आप वही कर रहे हो। तो सारा काम मैं अपना वैसे भी कर रहा था, मैं अपना बिजनेस करके पैसा कमा रहा हूँ, वो खेती करके अपना पेट भर रहा है, खुश कर देगा चीज। तो वो मैंने आइडिया वो कहीं पे छूट गया था। ये जरूर था मुझे कि यार इतना बंदा, थोड़ा जो भी मैं करूँ अपना खाना थोड़ा बहुत मैं उगा लूंगा। पर उसके बाद तो मतलब एक के बाद एक दूसरी चीज होती चली गई। मैं पहाड़ों में आ गया, मैं बीच में ऑरोविल चला गया, एंड फाइनली होते मेरे को ये लगा कि भाई पशुओं की मदद करनी है, तो वो चीज वहां छूट गई। अब पशुओं की जब मदद कर रहे थे तब हमें लगा कि भाई यार ये एक आध हम स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, और फिर ये तो सिर्फ कुत्तों की मदद कर रहे हैं, उसमें भी हम बहुत ज्यादा कुत्तों की मदद नहीं कर पा रहे। और फिर जो बकरे मर रहे हैं, जो मुर्गे मर रहे हैं, जो सड़क पे गाय है, इसके बारे में क्या। तब हमें लगा कि लोगों की सोच बदलनी होगी।
ठीक है। तो जब ये आया ना कि लोगों की सोच बदलनी होगी, तो ये आइडिया आया पीपल फार्म का कि भाई एक ऐसी जगह हो जहाँ पे हम एक तो हर तरह के एनिमल की हेल्प कर पाए, नॉट जस्ट डॉग्स, भाई गाय भी हो, कोई बकरा मिल जाता है, तब हमें इतना मैंने सोचा नहीं कि बकरे कोई सड़क पे थोड़ा घूम रहे होंगे, बकरे तो लोग खा जाते हैं। हाँ। पर ये था कि जो भी एनिमल मिल जाए उसकी मदद कर पाए, दूसरा हम लोगों को इन्वॉल्व कर पाए, उनकी सोच बदले, मास को। हाँ, तब तो दिमाग में यही था ना कि लाखों लोग मैंने ये थोड़ा सोचा था कि वॉलेंटियर 100 ही तो वॉलेंटियर आएंगे साल में, कितने आ जाएंगे, पर जो सोच थी मैं वो बता रहा हूँ कि लोग आएंगे यहाँ पे बदलेंगे, और फिर जहाँ पे वो जाएंगे वहां पे एक सिमिलर एफर्ट हो सकता है वो शुरू कर लें, मे बी ऑन अ डिफरेंट स्केल, पर ये आइडिया था। तो फिर मैंने कहा कि अब करना ही है तो फिर हम ऐसी चीज करेंगे ना, हम अपना खाना भी उगा पाए। फिर वो जो केरल वाला थोड़ा सा ड्रीम था, पर मुझे ये पता था कि भाई ये जो भी नई जगह का सेटअप, अब इसके लिए एक तो जमीन चाहिए थी, दिल्ली में तो जमीन है नहीं। मैंने कहा यार वैसे भी मैं दिल्ली से बाहर निकलना चाहूंगा प्रदूषण मुक्त, पर आई रिस्ट्रिक्टेड इट टू नॉर्थ इंडिया, क्योंकि मुझे था कि केरल में जब मैं गया था तो लैंग्वेज बैरियर था बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा कि भाई जाऊंगा मैं वहीं जहाँ लोग हिंदी बोलते हो, और तो फिर वो आया हिमाचल और उत्तराखंड। फिर हिमाचल में एक तो अपना परिवार है ना, दूसरा ये था हिमाचल में ये एरिया इसलिए चुना कि हमें ये था कि यहाँ पे वो मैक्लोडगंज है, दलाई लामा जी का मंदिर है, उस चक्कर में बहुत से वॉलेंटियर टाइप लोग आते रहते हैं, क्योंकि तब इंडिया में वॉलेंटियरिंग का इतना नहीं था जी। इसलिए हमने फिर ये जगह चुनी। पहली बार जब मेरे को गोल अगर मैं कहूँ लाइफ में मैंने एक बनाया, तो ये जो कांगड़ा रीजन, और इसमें लोअर लाइंग एरिया, ये गाँव इसलिए चुना कि सर्दी में क्या है कि पशु जल्दी खत्म हो जाते हैं, बीमार पशु हाइपोथर्मिक हो जाते हैं। हाँ जी। सिमिलर एफर्ट्स की बात करी अभी आपने कि जैसे आपने यहाँ पे एफर्ट स्टार्ट किए, आपको देख के और लोग इन्फ्लुएंस होंगे और सिमिलर एफर्ट स्टार्ट करेंगे। आज हम पीपल फार्म की बात करें, जैसे आप कंस्ट्रेंट है या आप लिमिटेड हैं कांगड़ा रीजन को लेके, ठीक है, ऑल्दो आपके बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स है जो कि अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि एक्सपेंड करेंगे पीपल फार्म को, इसकी और जैसे एक तरह से और सब्सिडरीज खोलेंगे, एक्सपेंशन के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? यार मुझे नहीं लगता कि इस काम को स्केल किया जा सकता है, बिकॉज ये लेबर ऑफ लव वाला काम है। ये वो नहीं है कि आपने आलू टिक्की बना रहे हो और आप इसको ना स्केल कर दो, आपने एक फॉर्मूला भेजा, वहां पे वो चल रहा है, आप नंबर्स अगर आ रहे हैं कि हाँ भाई प्रॉफिट हो रहा है, उसको रखा, नहीं तो ब्रांच को बंद कर दिया जी। इसके लिए तो वो लोग चाहिए आपको, वन जो यही काम करना चाहते हैं, तो देयर हार्ट्स इन द राइट प्लेस, एंड देन वो इसको एज अ बिजनेस चला सके। मतलब चाहिए फिर भी, चाहिए नॉन प्रॉफिट काम है, पर इसमें भी स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, गोल सभी कुछ चाहिए जी। तो वो तो ऐसे लोग खुद ही अपने इनिशिएटिव शुरू करें। मैं ये कर सकता हूँ कि भाई वो आए यहाँ पे, जो हमारी गलतियां हैं उससे सीखें, ये कर सकता हूँ। स्केल करना तो मुझे लगता है इसी जगह को भी मैं चला पा रहा हूँ, मतलब भगवान की कृपा है कि भाई मुझे ऐसे लोग मिल गए। तो शिवानी आ गई, वो प्रोडक्ट्स देख लेती है, प्रोडक्ट से थोड़ी हमारी इनकम हो जाती है। ज्योति है, वो भाई हॉस्पिटल आ रही है, ज्योति के साथ साहिल है, राधा है, डॉक्टर हिमांशु है, तो वो जगह चला पा रही है। फिर यहाँ पे नेहा है जो रेजिडेंट एनिमल को देख लेती है, फिर मेरा ब्रदर इन लॉ ये आदेश, वो सारे एडमिन वाले काम देख लेते हैं। मतलब बड़े सारे लोग जुड़ते चले गए। अब आप, मेरे पास कोई टेम्पलेट नहीं है ना जिसे कोई कॉपी कर ले। हाँ। ये उस एस्पेक्ट में सोचा ही नहीं जा सकता इस चीज को। स्टरलाइजेशन का देखो, मैं सोचता हूँ कि किसी तरह हम स्टरलाइजेशन के लिए कुछ ऐसा कर लें कि भाई हमारी टीम्स तैयार कर लें कि भाई वेट हो गया, पैरावेट हो गए और कैचर हो गया, और जगह जगह जाके सर्जरियां कर ले। क्योंकि मुझे लगता है कि जो एनिमल वेलफेयर वाला काम है, ऑफ कोर्स जो सबसे ज्यादा ग्लोरीफाई होती है चीजें, वो होता है कि कोई पशु इंजर्ड था, देखो हमने उसको हील कर दिया है ना, किसी को भी दिखता है कि भाई दर्द खत्म कर दिया। पर स्टरलाइजेशन जब आप एक फीमेल डॉग को ऑपरेट कर देते हैं कि उसके बच्चे ना हो, वो 101 लाइव्स बचा सकते हैं मिनिमम। तो मुझे लगता है वो बेहतर काम है। ओके। पर वो नॉन ग्लैमरस, नॉन सेक्सी काम है। हाँ। रेस्क्यू वाला नहीं है कि देखो खून आया था, देखो बच्चा ठीक हो गया, लेकिन उससे भी इम्पैक्ट तो हो रहा है सर। मुझे लगता है देखो कोई भी एनिमल रेस्क्यू है, 3 चीजें उसको करनी चाहिए। सिंपल ट्रॉमा को ठीक करे, स्टरलाइजेशन करे, और कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा को यूथनाइज करे, विच इज गिविंग अ पेनलेस डेथ, जो कि लोग पचा नहीं पाते क्योंकि ग्लोरीफाइंग नहीं है ना। हाँ, और फिर कहीं पे वेट्स ही हैं। देखो मैं आपको बड़ी एक बात बताता हूँ वेट्स की। बड़े सारे वेट्स होते हैं, नॉनवेज खा लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, पर यूथनेशिया में बिदक जाते हैं, नहीं हम किसी को मार नहीं सकते। अरे भाई तुम अपने प्लेजर के लिए किसी को खा सकते हो, तो किसी का पेन कम करने के लिए उसको यूथनाइज कर दो यार। हाँ। अब हम हिमाचल में रहते हैं, गाँव के लोग होते हैं, उनको नहीं समझ आता वीगनिज्म और वेजिटेरियनिज्म। उनको अगर समझाना हो
और क्या इंपॉर्टेंस है वीगनिज्म की, तो आप कैसे उनको सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझाएंगे और क्या इंपॉर्टेंस उसकी आप बताएंगे? यार जो मूल रूट है ना दोनों चीजों की वो एक ही है, अहिंसा जी। हमारी वजह से, ना हमारे खाने की वजह से, ना कपड़ा पहनने की वजह से किसी का नुकसान ना हो, इसीलिए लोग शाकाहारी होते हैं ना। बिल्कुल। अब देखो बड़े सारे जो बिल्कुल शाकाहारी लोग हैं वो चमड़ा वगैरह का भी प्रयोग करते नहीं करते है ना। वीगनिज्म में भी फंडा क्या है, जब शाकाहार शुरू हुआ तब गाय को ठीक ट्रीट किया जाता था, ठीक है, लोग कम थे, हर घर में गाय थी, और ऐसा नहीं है कि बछड़े को मार दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बूढ़ी गाय को सड़क पे छोड़ दिया, ऐसा नहीं है भैंस को कटने के लिए बेच दिया, ये चीजें होती नहीं थी, तो दूध में कोई समस्या नहीं थी, कोई इसमें कोई रिलीजन वाली बात नहीं है, कोई है ना ऐसा, वो तो वैल्यूज वगैरह जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनी है। एग्जैक्टली। सर आपके फार्म की जो प्रोसेस है हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें कि फार्म बेसिकली करता क्या है और उसकी डे टू डे एक्टिविटीज क्या है? ओके, मैं एकदम टॉप से शुरू करता हूँ। देखो, तो हमने फार्म एस्टैब्लिश किया था 2 प्राथमिक मुद्दों के लिए, टू हेल्प एनिमल्स हील एंड बी हर्ड। हील करने के लिए तो हम एक हॉस्पिटल चलाते हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई कॉल आती है और हमारे पास जगह होती है, तो हम उस एनिमल को रेस्क्यू करके लाते हैं, रिकवरी होती है उसकी, और जहाँ से हम लाए हैं उसको वहीं पे रिलीज कर देते हैं, ठीक है। टू हेल्प एनिमल्स बी हर्ड, यानी कि इन पशुओं की कहानियाँ, इनसे जुड़े मुद्दे लोगों तक जाने चाहिए, उसके लिए हमारा एक मीडिया डिपार्टमेंट है। okay. तो हम वीडियोस बनाते हैं, एनिमेशंस बनाते हैं और वो करते हैं। फिर इसको इसी चीज़ को और उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जिनको पशुओं से कोई लेना देना नहीं है, प्लस थोड़े से रेवेन्यू जनरेशन के लिए हम प्रोडक्ट्स भी चलाते हैं। तो शिवानी जो मेरी मिसेज हैं, को फाउंडर हैं, वन ऑफ द को फाउंडर्स, वो ये देखती है प्रोडक्ट्स जो है वो देखते तो उसमें शिवानी को, क्योंकि शुरू में एनिमल्स से इतना वो नहीं था, मतलब उसको ना पसंद नहीं थे एनिमल्स, पर पसंद भी नहीं थे, बस था कि भाई अपनी जगह हूँ। तो उसका मेन इंटरेस्ट था कि भाई लड़कियों के लिए कुछ किया जाए, तो उसको था कि हाँ विमेन एम्पावरमेंट, तो एम्पावरमेंट तभी होगी भाई जब जेब में 4 पैसा तो वो अपना हो, तो उसको था कि भाई एम्पावरमेंट विया एम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा जो सारी प्रोसेसेस हैं वो तो फिर ये है, इसको सबको सपोर्ट करने के लिए, अब जैसे बड़े सारा जो स्टाफ है हमारा वो गांव का है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो भारत के अलग अलग कोनों से हैं, तो उनको ठहराने के लिए फार्म स्टे चलाते हैं, उनका खाना यहीं पे होता है, उसके लिए एक किचन चलती है। फिर कुछ एनिमल्स हमने अडॉप्ट कर लिए हैं, तो उनका रेजिडेंट एनिमल्स का एक अलग डिपार्टमेंट है। इस तरह एंसिलरी चीजें। ओके सो जैसे आपने ये खुद की एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी हम कह सकते हैं स्टार्ट करी थी, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, कोई एक ऐसा फेज आया था जब आप यू वर अबाउट टू गिव अप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आके चला गया, हर तीसरे दिन मैं गिव अप करना चाहता हूँ। क्योंकि मतलब सफरिंग इतनी ओवरवेलमिंग है, आपके सामने इतने गंदे गंदे केस आते हैं, आपको लगता है कि यार मतलब देखो कोई हल तो है नहीं। हाँ। है ना, दुनिया जैसे अब आप ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ही देखो, सब कुछ ऐसा ही लग रहा है कि जैसे सब कुछ पतन की ओर जा रहा है, पर मैं कहता हूँ कि चल ठीक है यार, इसमें मैं जितना कर सकता हूँ, सब कुछ खत्म तो होना ही है, जब तक खत्म नहीं हो रहा आसपास जो अनकंफर्टेबल है उसकी मदद कर दो। पर फिर भी आप थक जाते हो, फिर मैं गिव अप तक पहुंचता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि ये गिव अप कर देगा फिर करेगा क्या। क्योंकि मैंने ये काम कोई ऐसा नहीं है ना कि मैंने एक दिन एक एनिमल देखा, मैं इमोशनल हो गया, मैंने शुरू कर दिया। दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ अ थॉट प्रोसेस कि भाई मैं जी रहा हूँ, मेरे जीने की एक सफरिंग फुटप्रिंट है, क्योंकि मैं कंज्यूम करता हूँ चीज़ें, तो मेरे जीने की एक वैल्यू होनी चाहिए। अब वो चीज़ तो अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं है ना जीने का जिससे मैं वैल्यू दूँ। हाँ। तो फिर मैं कहता हूँ कि ठीक है, यही सही है, यही करना ये भी सही है। तो फिर मैं गिव अप नहीं करता। सर आपकी बुक आ रही है, आपकी बुक के बारे में हम आजकल सुनने को मिल रहा है कि आपकी बहुत जल्दी एक बुक आ रही है। ये 3 बुक्स कोई ऐसी जो आप रिकमेंड करें हर एक इंडिविजुअल को पढ़नी चाहिए, उसके बाद आप अपनी बुक के बारे में बताएं और क्या कुछ उसमें सीखने को मिलेगा जो इंडिविजुअल उसको पढ़ेगा। यार देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर किसी को पढ़नी चाहिए। एक गाइड टू द गुड लाइफ है विलियम अर्विन की, उसके 3 सेक्शन है। बुक के फर्स्ट सेक्शन जो है हिस्ट्री ऑफ स्टोइसिज्म है, वो बोरिंग है, उसको छोड़ के जो बाकी बुक है वो आपको काफ़ी कुछ बताती है सफरिंग के बारे में और कैसे उसको मैनेज करना है, तो वो मुझे बुक काफ़ी अच्छी लगी। दूसरा बुक तो नहीं मैं कहूँगा, पर आर्थर शोपेनहावर करके एक फिलोसफर है, उनकी फिलोसफी है, है ना, काइंड ऑफ ही वाज फिलोसॉफिकली पेसिमिस्ट। उनकी फिलोसफी है, एक्चुअली वो काफ़ी बुद्ध से इंस्पायर्ड थे शोपेनहावर, तो उनके एसेज हैं, वो पढ़ सकते हैं लोग। मेरी बुक का जो टाइटल है वो है हैप्पीनेस हैपेंस। क्योंकि देखो मेरे लिए तो क्योंकि मैं हैप्पीनेस ढूंढने निकला था, मुझे मिली नहीं, मुझे पर्पस मिल गया, मैं पर्पस पे चलने लगा एंड आई रियलाइज्ड आई एम हैप्पी। तो इसी पहले तो मेरी जर्नी है कि भाई व्हाट, बिकॉज देखो ना मेरे पास कोई ऐसी डिग्री तो है नहीं कि भाई तुम कौन हो, तुम काहे किताब लिख रहे हो, कोई कह सकता है। तो मेरी पास तो मेरी जर्नी है जिससे मैंने चीज़ें सीखी।
तो मैं वो बता रहा हूँ कि ये हुआ ऐसे ऐसे और मैंने क्या सीखा, तो वो इसी बारे में। हाँ, और कैसे मेरी परिभाषा बदली, कैसे मतलब हम हैप्पी होना चाहते हैं पर कैसे होना है वो तो छोड़ो, हम हैप्पीनेस को डिफाइन नहीं कर पाते। आज मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको मैं जादू की छड़ी देता हूँ, आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी दिख सकती है जैसे आप चाहते हो, घुमाओ, आपके पास कोई रेडी आंसर है वेयर यू कैन से। तो अगर हमें यही नहीं पता कि हम अपनी लाइफ में जा कहाँ रहे हैं, तो हाउ डू यू थिंक वी आर मेकिंग डिसीजंस कि हम वहाँ पहुँचेंगे, है ना। तो इन सब सवालों के बारे में जो मुझे कौंधे अपनी जर्नी के दौरान कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं तो ऑटो पायलट पे जी रहा हूँ। हाँ, तो वही है, सिमिलर स्टेज में हूँ तो उसको कोई बात क्लिक कर जाए। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, कोई भी एक 18 से 25 साल का कोई इंडिविजुअल है हु इज ट्राइंग टू फिगर आउट इन हिज लाइफ कि क्या करना है, समझ नहीं आ रहा डे टू डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे, जिसको लगता है कि मुझे कुछ पर्पस है लाइफ का लेकिन वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए क्या एडवाइस रहेगी? यार मैं तो कहूँगा देखो, वो पहले तो उस स्टेज पे पहुँच जाए जहाँ पे उसके पास सोचने का, एक्सप्लोर करने का कुछ समय हो, जहाँ पे वो बैठ के सोच सके कि उसके लिए लाइफ में वैल्यूएबल क्या है। अगर वो कहता है यार मेरे को तो अंधा पैसा चाहिए, तो क्यों चाहिए, वेयर इज दिस आइडिया कमिंग फ्रॉम, उसको सोचना होगा ताकि हमारे दिमाग में जो चीज़ें भरी हुई हैं वी कैन फिल्टर आउट फैक्ट फ्रॉम फिक्शन। थोड़ी उसको लाइफ में क्लैरिटी जनरेट करनी चाहिए। कहा उस जगह तक पहुंच सके वो क्या, कौन सी जगह है मतलब उसको आप प्लीज एलैबोरेट करें। हाँ भाई, ऐसी जगह जहाँ पे आप सोच सको, वो तभी है कि जब आप रोज थोड़ा जो आपका डेली ग्राइंड है उससे तो बाहर आना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, हम उसी ग्राइंड में फंसे रहते हैं और उसी में ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो एक स्टॉपिंग पॉइंट आपको चाहिए। वो कैसे लाया जा सकता है? यार देखो, मेरे को लगता है कि आज व्यक्ति आज मिडिल क्लास के पास इतना पैसा है, इतना सेफ्टी नेट है कि दे कैन अफोर्ड टू नॉट वर्क फॉर अ वाइल। जैसे यूएस वगैरह में लोग गैप ईयर लेते हैं, पढ़ाई के बाद एकदम नहीं घुस जाते। मुझे लगता है आज इंडिया में लोग वो कर सकते हैं। तो उनके माँ बाप ने, देखो हमारे क्या है, सारी जनरेशन वेल्थ एक्यूमुलेट करती है, यूज करती नहीं, अगले के लिए छोड़ जाती है। हाँ जी। तो दादा पिताजी के होते हुए इतना पैसा मिडिल क्लास के पास इकट्ठा है कि आज बच्चा 1-2 साल अगर लेकिन सोसाइटी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि कुछ कर नहीं रहा है, कुछ ऐसे, तो उनको लेने दो प्रेशर सोसाइटी को, हमें काहे को प्रेशर लेना है। घर वाले खुद बच्चों को प्रेशर डालते हैं। बेशर्मी एक एक्वायर्ड स्किल है, है ना। तो थोड़ा बेशर्म आपको होना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ देखो, भगवान ने हर किसी को अपनी जिंदगी इसलिए दी है, अलग अलग इंडिविजुअल, ताकि वो अपनी जिंदगी के फैसले ले, ना कि दूसरे की जिंदगी के। तो आप किसी घर से नहीं खा रहे ना, बोल रहा है जब बोल रहे हैं तो वो परेशान हो रहा है, हमें क्या है, इग्नोर करो। मुझे तो कई बार लोग कहते हैं, थोड़ा रिलेटेड टॉपिक है पर अनरिलेटेड है, कि कोई कहता है कि भाई आपको, जैसे मम्मी पापा कह रहे हैं कि भाई बच्चे पैदा करो, किसी ने शादी कर ली, मम्मी पापा प्रेशर डाल रहे हैं बच्चे पैदा करो। तुम्हारा करवा थोड़ा देंगे वो। हाँ। तो उन्हें परेशान होने दो ना, तुम बच्चा नहीं पैदा कर रहे, तुम काहे परेशान हो रहे हो। सर, ये जो आज की आपके साथ जो कॉन्वर्सेशन थी बहुत इंसाइटफुल थी। आई रियली होप कि आपका ये जो काम है आप ऐसे ही अपने स्पिरिट्स हाई रखें और सबको इंस्पायर करते रहे, बिकॉज मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर होता हूँ आपके काम को देख के। एंड आई रियली विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, and thank you so much for coming on this episode, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much.